गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एडीए। लेट मी राइट फॉर यू। एडीए आपका पेपर कोड है, इसमें PMG 1006। ये आपका पीएचडी का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो हम इसे लेते हैं। पूरा नाम है अप्लाइड डाटा एनालिसिस। किस लिए है ये कोर्स पहले समझ लेते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर देता हूँ आप लोग के लिए। क्या मेजर पॉइंट्स हैं वो लिख देते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ appropriate methods and methodology uh, methodology uh, methodology where it is okay for research। मैं दोनों चीजों को हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। पहला वर्ड है जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया, दैट्स मेथड्स। दूसरा वर्ड है आपका मेथोलॉजी। मैं ऐसे थोड़ा स्पेलिंग सही कर देता हूँ जिससे आप लोग के पास सही रहे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मेथोलॉजी फॉर रिसर्च। ओके भाई, एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग नोटबुक में पढ़ाते हैं कई बार टाइपिंग एरर आता है, क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है MS वर्ड की या आउटलुक की, तो वहाँ ऑटो करेक्शन होता है, इसमें ऑटो करेक्शन नहीं है, तो आप प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें जो मेजर चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है डाटा। और डाटा को मैं थोड़ा और ज्यादा डिवाइड करूंगा कि हम डाटा में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। फॉलो विद एनालिसिस क्या कैसे कैसे करेंगे। फॉलो फॉलो विद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि सब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है। प्रेजेंटेशन इजी है, लेकिन इसमें अगर गलती हुई की तो आगे सारा सब गलत हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन का समय कुछ अपने मन में भावना नहीं रखनी कि ये हमें आउटपुट चाहिए, ऐसा अगर हम रखेंगे तो हम ऑटोमेटिक गलती करेंगे। एनालिसिस, अगर टूल्स आते हैं इसके अलग अलग टूल्स हम पढ़ेंगे, टी टेस्ट पढ़ेंगे, एनोवा पढ़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे। अगर वो आते हैं टूल्स तो हम इसे एनालिसिस कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं हुए तो आप कभी भी डाटा का इंटरप्रिटेशन गलत कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, जो मुझे समझ में आया, मेरे जो फैकल्टी गाइड ने सिखाया मेरे को, वो इंटरप्रिटेशन पार्ट है, जो जहाँ मेरे को मेरी गाइड की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपको यूनिट 1 में लेके चलता हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ा। यूनिट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि रिसर्च कैसे करनी है, उसका कोर्स वेयर क्या होगा। तो रिसर्च का प्रोसेस क्या है, यहाँ तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। ओके सो हम लोग इस पे चलते हैं, रिसर्च के प्रोसेस पे। मैं इसे 10 स्टेप में डिवाइड करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम टाइनी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स लेंगे रिसर्च प्रोसेस में, धीरे धीरे एक एक करके, उतना ज्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। मैं फिर से भाई, मैं थोड़ा कलरफुल इंसान हूँ, इजी रहता है याद रखने के लिए। स्टेप 1 पे जाते हैं। स्टेप 1 है आपका सबसे मुश्किल पार्ट। लोगों को, मैंने ऐसा सुना है, लोगों को साल साल भर लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं मिलता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सबसे मेरे लिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो इट्स लाइक अ फाउंडेशन स्टोन। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, फाउंडेशन दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ना पड़ेगी बिल्डिंग, दोबारा सब खोदना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी PhD में रिसर्च प्रॉब्लम गलत ले ली, बहुत से स्टूडेंट्स लेते हैं, जो मेरे को मैंने अपनी PhD की जर्नी में सीखा है कि जिनका डाटा अवेलेबल नहीं है। मेजर थिंग इसमें डाटा ही है। देखिए, मैंने सबसे पहले से आपको डाटा बताया,
तो डाटा ही अवेलेबल नहीं है। आपने बोला जी मैं तो सर ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मैं भाई करिएगा, आराम से करिएगा। मेरे स्कॉलर, मेरे गाइड हमेशा कहते हैं मुझे कि भाई अभी पहले पीएचडी कर लो, पीएचडी करने के बाद तुम रिसर्च स्टार्ट कर लेना। पहला वो है कि पीएचडी की डिग्री मिल जाए, डॉक्टर लग जाए, यू आर एंटाइटल्ड, आपको पीएचडी करना तो आ जाए, तब उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च प्रॉब्लम, ये आएगी कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी में, इसी प्रोसेस में कैसे आएगा। स्टेप 2 पे चलते हैं। कैसे आएगा स्टेप 2? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा से और इलेबरेट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्चिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो पहले से लिखा हुआ है, जो पहले से पब्लिश्ड है, जितने रिसर्च पेपर, पीएचडी थीसिस, सब रिसर्च का कंटेंट अवेलेबल है, आर्टिकल्स हैं, स्कोपस इंडेक्स में जाएंगे आप, बहुत सारे आप रिसर्च गेट पे जाएंगे, बहुत सारे पब्लिश पेपर्स हैं, आप उसे पढ़िए। सबसे पहले पढ़ना, तभी आप बोलते ना, पहले पढ़ना सीखिए तभी अच्छा बोल पाएंगे। तो आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं बोल पाएंगे, आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, पढ़ेंगे ज्यादा, लिखेंगे ज्यादा, सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे ज्यादा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम आप नहीं आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे, और आप अच्छे से उसे डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। सो आप इसमें चलते हैं। सेकंड, भाई लिटरेचर रिव्यू तो बहुत सारा कर लिया, ढूंढना क्या है सर उसमें? पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ के निकालना क्या है, वो बहुत जरूरी है जानना। तो हमें निकालना क्या है? रिसर्च गैप निकालना है कि कहाँ पे कमी है, क्योंकि आप पीएचडी में जर्नी में जब आप पढ़ेंगे अलग अलग लिटरेचर, उसमें लिखा होता है फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च इज दिस, उसमें लिखेगा आपका जो सर्चर है, वो आपको, ऑथर जो है वो आपको बताएगा कि भाई मैंने टाइम की कमी की वजह से इतना नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें मेरे को लगता है और ज्यादा स्कोप है। आपको एग्जांपल्स देंगे हम आगे, जब और आगे डिस्कस करेंगे तो हम रिसर्च पेपर भी डिस्कस करेंगे एक साथ। तो उस रिसर्च पेपर में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें मैं बोल रहा था, क्योंकि अगर आपने रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके पास अपना हाइपोथेसिस आ जाएगा। तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेज आपका आता है डेवलपिंग द क्वेश्चंस। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ कमी है, उसके बाद उसमें आपका क्वेश्चंस आ गए, और मैं यहाँ पे और भी लिखूंगा, और एक और एंड, हो सकता है दोनों चीज आपको मिल जाए, हाइपोथेसिस भी मिल जाएगा। हाइपोथेसिस में आपको डिफाइन करूंगा बाद में कि क्या चीज होती है। नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर? ये एक स्टेप हो गया जिसमें हमें क्या मिला, हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई। अब यहाँ तक हमारे को रिसर्च 4 स्टेप में रिसर्च प्रॉब्लम मिल गई। अब मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, जैसे आपको डिफ्रेंशिएट कर पाए कि इसके आगे दूसरा फेज शुरू हो जाता है हमारा रिसर्च प्रोसेस का। तो हम जाते हैं स्टेप 5 पे, हमारा रिसर्च प्रोसेस का दूसरा फेज शुरू होता है यहीं से। अब हमारे पास क्या है, एक थ्योरेटिकल बेस आ गया है। मैं सही से लिखता हूँ, थ्योरेटिकल बेस आ गया। उस थ्योरेटिकल बेस के बेसिस पे हमें क्या डिसाइड करना है, हमें पता है कि क्या हमें रिसर्च क्या करनी है, हमें पता चल गया एक एग्जांपल कि आपको एमएसएमई पे रिसर्च करनी है, तो आपके पास एक बेस आ गया कि एमएसएमई पे रिसर्च करनी है, क्या डाटा अवेलेबल है, तो उस डाटा पे कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा सकते हैं, क्या आपको एमएसएमई में जाके क्वेश्चनर्स करने, इंटरव्यूज करने, किस तरीके की आप सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे। अब इसी का मैं थोड़ा और इलेबरेट करूंगा, पहले हम यहाँ पे से कंप्लीट कर लेते हैं स्टेज को, मैं दोबारा इलेबरेट करूंगा। स्टेप 7 पे जा रहा हूँ मैं। स्टेप 7 का आपका मतलब है यहाँ पे डाटा कलेक्शन टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आर बोथ डिफरेंट। हम आगे जाके इसे समझेंगे एक एक तरीके से कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी वीडियो को आप आगे तक देखिएगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे, और नहीं तो टाइम नहीं परमिट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे लेके आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? हमारा दूसरा फेज भी कंप्लीट होने जा रहा है। स्टेप 8 के साथ हमारा दूसरा फेज इसका कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब आपको डाटा एनालिसिस करना है इस पे, डाटा कलेक्शन के बाद ये आपका नया चैप्टर
यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। कोई डाउट किसी को भी? अब थोड़ा सा मैं इसे समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? रिसर्च गैप फाइंड आउट करना था लिटरेचर रिव्यू से, क्वेश्चनर डेवलप करना था, हाइपोथेसिस डेवलप करना था, थ्योरेटिकल बेसिस बनाने थे, सैम्पलिंग टेक्निक्स बनानी थी, डाटा कलेक्शन करना था, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा एनालिसिस। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज करनी है डाटा एनालिसिस से पहले, क्लीनिंग ऑफ डाटा। रिपीटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट डाटा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलिटी टेस्ट करेंगे। नॉर्मलिटी टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, सिंस इट्स द फर्स्ट लेक्चर आज नहीं। नॉर्मलिटी होती क्या है, कैसे हम उसे पहचानते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आउटलायर्स नहीं होने चाहिए इसमें। किस तरीके से समझाऊं मैं आपको कि ऑड वन आउट नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि किसी ने अगर आपको बहुत अलग हटके डाटा दे दिया या रिस्पांस दे दिया तो आपको उसे उस पर एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम आउटलायर्स को अलग करते हैं और फिर डिसाइड करना होता है कि उसको इंक्लूड करना है नहीं करना है। अब मैं यहाँ के लास्ट 2 स्टेप्स के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। पहले मैं आपको, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने फाइंडिंग आउट कर लिया। अब आपके पास क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो मैंने आपसे ऊपर भी लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो डाटा एनालिसिस किया था तो उसमें आपने क्या चीज निकाला, रिजल्ट क्या है। एंड लास्ट इज कंक्लूजन एंड राइटिंग ऑफ दिस। यहाँ पे आप कंक्लूड करते हैं अपनी रिसर्च को, और आप कंक्लूसिव कैसे लिखना है, फिर उसे प्रेजेंट कैसे करना है, साइटेशन कैसे करना है, ये सब करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ऊपर आगे एक एक स्टेज को लेके चलेंगे, आगे पढ़ेंगे कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हम आपका लेके चलेंगे कि ओपननेस क्या होती है, क्या हमें ध्यान देना है इस चीज में कि ओपननेस रखनी है नहीं रखनी रिसर्च में, क्या हमें डाटा एनालिसिस करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस क्या होता है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग नेक्स्ट लेक्चर। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और एजुकेशन की फील्ड को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।